जनरल अकाउंट ऑफ बेसिलरियोफाइसी। तो जनरल अकाउंट ऑफ बेसिलरियोफाइसी में हम डायटम्स को पढ़ेंगे। जनरली ऐसे ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम लोग बेसिलरियोफाइसी में रहते हैं, उनका कॉमन नेम डायटम कहलाता है। और डायटम का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है, और ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। इनकी फॉसिल हिस्ट्री बड़ी अच्छी से रिकॉर्डेड मिलती है। और कई जगह जो डायटम्स होते हैं, ये जो मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, जहाँ पर खनिज तेल खनन होता है, जहाँ पर खोजा जाता है कि कहाँ पर खनिज तेल मिल सकता है, तो मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी जो डायटम फॉसिल्स हैं, ये बड़े हेल्प करते हैं कि यहाँ पर जो है तेल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट क्लू देते हैं। इसके अलावा पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज के बारे में भी जो है डायटम्स काफी अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले, मतलब अगर आप लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, आप लोग जो उसमें पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी में, तो जैसे कि आपको पहले बताया कि जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है लगभग जो है 5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, और लगभग 3 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई प्रिमिटिव फॉर्म्स में, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। तो उस टाइम पर इतने बिलियन ईयर्स एगो धीरे धीरे ओरिजिन ऑफ अर्थ के साथ साथ इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन के साथ साथ क्या चेंजेस आए क्लाइमेट में, उसके लिए भी जो है डायटम काफी अच्छा क्लू देते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू ऑन व्हाट आर द डायटम्स। जनरल अकाउंट ऑफ बेसिलरियोफाइसी में ये आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मैं एक जनरल चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे पढ़ेंगे, ताकि आपको पढ़ने में या नोट्स पढ़ने में समझने में आसानी रहे। सो द मेंबर्स ऑफ द बेसिलरियोफाइसी, जैसा कि मैंने पहले बताया, दे आर नोन एज डायटम्स। उनको हम लोग डायटम्स भी कहते हैं। डायटम्स क्यों कहते हैं? डाई मतलब टू, एटम्स मतलब पार्ट्स। तो दो पार्ट से मिलकर के इनकी बॉडी बनी होती है, दो हाफ मिलके बनते हैं, दो हाफ मिलके एक कंप्लीट डायटम बनाते हैं। और ये हाफ जो होते हैं बॉक्स लाइक होते हैं। जैसे बक्सा होता है ना, बक्से का एक नीचे वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा, और वो दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं और वो बक्सा बंद हो जाता है। वैसे डायटम्स के सेल होते हैं, बक्से की तरह सेल्स होती हैं इनकी, और इनको हम लोग गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। सो द मेंबर्स ऑफ बेसिलरियोफाइसी, दे आर आल्सो नोन एज डायटम्स, दे आर आल्सो नोन एज गोल्डन ब्राउन एल्गी। डायटम क्यों कहते हैं अभी हमने चर्चा की। हैबिटेट के बारे में बात करें कि ये हमें डायटम्स मिलेंगे कहाँ पे, आवास स्थान डायटम्स का कहाँ पर है। सो द डायटम्स एज अदर एल्गी आर, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जलीय स्थानों पर जो है ये मिलेंगे। खासतौर पर ये प्लैंकटन के फॉर्म में पाए जाते हैं। जब हमने आप लोगों को पढ़ाया था इकोलॉजी ऑफ एल्गी, जो इकोलॉजी ऑफ एल्गी में हमने ये बताया था कितने तरह के इनके थैलस होते हैं, कहाँ कहाँ पर एल्गी पाई जाती है। तो उसमें हमने प्लैंकटन के बारे में डिस्कस किया था कि प्लैंकटन क्या होते हैं। तो प्लैंकटन जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, पानी के सतह के ऊपर तैरते हुए जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनको प्लैंकटन कहते हैं। और प्लैंकटन भी कई तरीके के होते हैं। ये ट्रू प्लैंकटन होते हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा कुछ डायटम्स जो है बेंथिक फॉर्म में भी होते हैं। बेंथिक फॉर्म का मतलब पानी के सरफेस के नीचे, सरफेस पे बॉटम पर, वाटर बॉडी जो भी है, तालाब है, नदी है, उसके बॉटम में जो पत्थर है या जो उसका अदर सबस्ट्रेटम है, वहां पर ये चिपके हुए पाए जाते हैं। तो ये दो इनके मेन हैबिटेट हुए, या तो प्लैंकटन के फॉर्म में पाए जाएंगे या तो बेंथिक फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज एपीफाइट्स। एपी मतलब एबव, फाइट्स मतलब प्लांट्स। प्लांट के ऊपर ये चिपके हुए भी पाए जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर ये चिपके हुए भी पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एल्गी जो कि प्लांट के ऊपर ग्रो करते हुए पाई जाती है, एपीफाइट बोलते हैं। और इसी तरह एपिजोइक, एपिजोइक का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल के ऊपर जो है ग्रो करते हुए पाए जाते हैं। दे आर नॉट पैरासाइट, उसके ऊपर पैरासाइट नहीं है, बस सिर्फ ग्रो करने के लिए उसके ऊपर जो है डेवलप होते हैं। दे आर स्पेस पैरासाइट, केवल जगह घेरते हैं, उससे न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। दे आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द होस्ट जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। सो द डायटम्स, ये प्लैंकटन हो सकते हैं, प्लैंकटन के फॉर्म में पाए जाएंगे, ये बेंथिक फॉर्म में पाए जाएंगे, ये एपिजोइक फॉर्म में पाए जाएंगे, ये
एपिफिटिक फॉर्म में पाए जाएंगे। और ओवरऑल ये जो चारों हैबिटेट है कैसी होगी, एक्वेटिक ही होगी, पानी के अंदर ही होगी। ठीक, अब आते हैं हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में। डायटम का सेल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। जो डायटम्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, हमेशा जो है ये एक कोशिकीय होंगे डायटम, और कभी कभी ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि फिलामेंटस फॉर्म है। तो ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसमें भी जो सेल्स होती हैं फिलामेंट्स में, वो इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, और केवल म्यूसिलेज के द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिससे कि जुड़कर के ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द डायटम्स दे आर यूनिसेलुलर। और सबसे जो खास बात होती है कि डायटम की जो सेल वॉल होती है, आपने पढ़ा होगा कि डायटम्स जो है ये यूकैरियोटिक एल्गी हैं। हमने जब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था तो बताया था कि बैसिलेरियोफाइसी आर द मेंबर्स व्हिच आर इंक्लूडेड इनटू द यूकैरियोटिक एल्गी। तो यूकैरियोटिक एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, किसी भी प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की होंगी। लेकिन ये यूनिक ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ सिलिका भी होता है। सिलिका मतलब जिससे रेत बनती है ना, रेत क्या होता है, रेत सिलिका होती है। तो इनकी सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, और इसी सिलिका के डिपोजिशन के कारण इनकी जो सेल होती है वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, बक्से की तरह हार्ड स्ट्रक्चर होती है। और इसकी जो सिलीसियस सेल वॉल होती है उसको फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रस्ट्यूल। तो फ्रस्ट्यूल क्या है, डायटम की सिलीसियस सेल वॉल, वो सेल वॉल जो सिलिका की बनी होती है उसको हम लोग फ्रस्ट्यूल कहते हैं डायटम्स के केस में। फिर ईच फ्रस्ट्यूल इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ। ये 2 बराबर लगभग बराबर हाफ से मिलकर के बनी होती है डायटम फ्रस्ट्यूल्स, और इसमें एक हाफ अपर होता है और एक हाफ लोअर होता है। किस तरीके से, जैसे आपने पेट्री डिश देखा होगा, तो पेट्री डिश में 2 प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट नीचे और एक प्लेट ऊपर, और ऊपर वाली प्लेट जो है नीचे वाली प्लेट को कनेक्ट कर लेती है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम देखिए, तो ये लोअर प्लेट है और ये अपर प्लेट है। लोअर प्लेट को या लोअर फ्रस्ट्यूल को हम हाइपोथीका कहते हैं और अपर फ्रस्ट्यूल को एपिथीका बोलते हैं। यानी 2 इक्वल हाफ्स होते हैं ऑलमोस्ट, एक हाफ ऊपर ये एपिथीका ऊपर की तरफ, और इसके नीचे फिट होता है लोअर हाफ जिसको कि बोलते हैं हम लोग हाइपोथीका। ये मिलकर के एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। सो दिस इज द हाइपोथीका एंड दिस इज द एपोथीका, ये नीचे और ऊपर। और ये जो अपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है एपिथीका का, या नीचे वाला पार्ट जो हाइपोथीका का दिखाई दे रहा है, ये वाला जो व्यू होता है उस व्यू को हम लोग वॉल्व व्यू बोलते हैं। और एपिथीका और हाइपोथीका दोनों कनेक्टिंग बैंड से जुड़े रहते हैं। ये देखेंगे साइड में, ये कनेक्टिंग बैंड है जो कि एपिथीका और हाइपोथीका से नीचे की ओर लटकती रहती है, ठीक है ना, एपिथीका से नीचे की ओर और हाइपोथीका से ऊपर की ओर। तो ये कनेक्टिंग बैंड जो है ये ऊपर से जो है फिट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये जो है मिलकर के एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। तो ये जो कनेक्टिंग बैंड होता है इसको गर्डल व्यू बोलते हैं। जब आप उसको साइड से देखेंगे, ओवरलैपिंग हिस्से की तरफ से देखेंगे, तो ये गर्डल व्यू हुआ, और जब आप सामने से देखेंगे दिस इज कॉल्ड वॉल व्यू। तो ये जो व्यू है ये वॉल व्यू हो गया, और ये व्यू आपका गर्डल व्यू हो गया। फिर कनेक्टिंग बैंड वो बैंड है जो एपिथीका और हाइपोथीका को आपस में जोड़ता है। तो कुल मिलाकर के डायटम के फ्रस्ट्यूल में 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हो गए। एक तो वॉल्व व्यू जो कि या तो एपिथीका का बना होगा या तो हाइपोथीका का बना होगा। वो वॉल्व जो ऊपर की तरफ है एपिथीका है, और वो वॉल्व जो नीचे की तरफ है वो हाइपोथीका है। ये आप लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में देख सकते हैं। और एपिथीका और हाइपोथीका दोनों आपस में गर्डल से जोड़ते हैं, कनेक्टिंग बैंड के द्वारा जोड़ते हैं और उसको गर्डल व्यू बनाते हैं। तो ये तो डेमोन्स्ट्रेशन था कि किस तरीके से डायटम की सेल वॉल आपस में जुड़ती है। नीचे एक ट्रू डायटम आपको दिखाया हुआ है जिसमें लिखा है वॉल्व व्यू ऑफ ए डायटम। तो ये वॉल्व व्यू है, आप इस डायटम को आप देखेंगे तो ये स्पिंडल शेप्ड डायटम है। सेल कैसा है, स्पिंडल शेप्ड है। इसमें ऊपर की तरफ एक नोड्यूल गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं पोलर नोड्यूल। तो 2 पोलर नोड्यूल होंगे, एक अपर पोल पे एक लोअर पोल पे। ये दोनों के दोनों पोलर नोड्यूल हो गए। सेंटर में सेंट्रल नोड्यूल हो गया, और इसके किनारे 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 आप देख रहे होंगे लाइंस बनी हुई हैं। इन लाइंस को बोलते हैं स्ट्री, STRIA, स्ट्री या स्ट्राइसन। तो ये जो स्ट्राइसन्स हैं
ये स्ट्राइसन्स वास्तव में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है हमें माइक्रोस्कोप में एक लकीर की तरह दिखाई देती है, जिसको हम लोग स्ट्राइसन्स कहते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और आपको दिखेगा, पोलर नोड्यूल से सेंट्रल नोड्यूल की तरफ, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक आपको ये रेखा जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इस रेखा जैसी संरचना को बोलते हैं राफे, RAPHE, राफे। तो किसी एक टिपिकल डायटम में जो कि इलोंगेटेड फॉर्म में है, लंबवत डायटम में बेसिकली 4 तरह की सिमेट्री मिलती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली 2 सिमेट्री है। एक तो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और एक जो होता है रेडियल सिमेट्रिकल होता है। तो जो बायलैटरल सिमेट्रिकल डायटम्स होते हैं जनरली उसमें पोलर नोड्यूल मिलेंगे, 2 पोलर नोड्यूल ऊपर और नीचे, सेंटर में सेंट्रल नोड्यूल, और पोलर नोड्यूल से सेंट्रल नोड्यूल की तरफ जाती हुई एक कनेक्टिंग लाइन आपको दिखाई देगी, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं राफे। कुछ डायटम्स में ये राफे एब्सेंट होता है, उस जगह पर ये खाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं स्यूडो राफे। जैसे कि यहाँ पर एक ये नीचे आपको डायटम दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये डायटम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर पोलर नोड्यूल सेंट्रल नोड्यूल एब्सेंट है, लेकिन सेंटर वाली जगह खाली है, तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं स्यूडो राफे। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये डायटम के मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। डायटम का जो आइडेंटिफिकेशन होता है जीनस लेवल पर या स्पीसीज लेवल पर, ये इन्हीं स्ट्रक्चर्स को देख करके होता है कि उसमें पोलर नोड्यूल प्रेजेंट है या नहीं, सेंट्रल नोड्यूल प्रेजेंट है या नहीं, उसमें स्ट्राइसन्स किस तरीके के हैं, डॉट के फॉर्म में स्ट्राइसन्स हैं या लाइन के फॉर्म में स्ट्राइसन्स हैं, राफे प्रेजेंट है या नहीं, या राफे की जगह वहां पर स्यूडो राफे प्रेजेंट है। तो इस आधार पर हम डायटम को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डायटम कौन सा है। तो ये एक जनरल कैरेक्टर में आता है कि डायटम की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है उसमें आपको मिलेंगे और किस किस तरीके से आपको उसको देखना होता है। सिमेट्री में अगर हम बात करें तो सिमेट्री में यहाँ पर 4 तरह की सिमेट्री आपको दिखाई देगी। एक तो सेंट्रिक या रेडियल सिमेट्री, जैसे हमने आपको बताया था, रेडियल सिमेट्री मतलब जो डायटम की सेल होगी वो राउंडेड होगी, सर्कुलर, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये सेंट्रिक या रेडियल सिमेट्री, डायटम की सेल कैसी है, एकदम सर्किल में बनी हुई है। दूसरा जो सिमेट्री होता है वो ट्रेलिसॉइड होता है। ट्रेलिसॉइड में क्या होता है कि इसमें आपको ऑर्नामेंटेशन दिखाई देंगे। ऑर्नामेंटेशन में जो है एक सेंट्रल पॉइंट से निकलती हुई रेज, यहाँ पे आप देखेंगे ना, इसमें ऑर्नामेंटेशन में किस तरह की है, ये सारी जो इसमें से जो स्ट्राइसन्स निकल रहे हैं, ये सारे स्ट्राइसन्स किसी एक कॉमन पॉइंट से निकलते दिखाई देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर इसका सेंट्रल पॉइंट है और इस सेंट्रल पॉइंट से निकलते हुए जो है ये रे के फॉर्म में इसके ऊपर स्ट्राइसन्स लगे हुए हैं। इसको हम इस तरह के अगर सिमेट्री मिलती है तो हम लोग जो है इसको बोलते हैं ट्रेलिसॉइड सिमेट्री। तो ट्रेलिसॉइड सिमेट्री बेसिकली इर्रेगुलर सिमेट्री होती है। जो सेकंड थर्ड सिमेट्री इसमें मिलती है डायटम में, यह पेन्नेट सिमेट्री, जो थर्ड वन यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेन्नेट सिमेट्री में ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि को 2 इक्वल हाफ से हम लोग किसी भी सेल को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री यानी किसी भी हाफ से हम डायटम की सेल को डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेलिसॉइड में जो इसमें स्ट्राइसन्स निकलते हैं वो किसी एक कॉमन सेंट्रल पॉइंट से ही सारे के सारे स्ट्राइसन्स निकलते हुए प्रतीत होते हैं। फिर जो चौथी सिमेट्री होती है वो गोनोइड सिमेट्री होती है। गोनोइड सिमेट्री आप देखेंगे तो ट्राइंगल शेप में आपको दिखाई देंगे सेल्स, और यहाँ पर ये देखिए 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तरह के जो है इसमें आपको सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है, ट्राइंगल, गोनोइड शेप। ये 4 बेसिकली जो है सिमेट्री आपको डायटम के केस में दिखाई देती है। ठीक, तो बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर आते हैं जो वेजिटेटिव सेल होता है डायटम्स का, हमेशा यूनिन्यूक्लिएट होता है। जितने भी डायटम होंगे दे आर यूनिन्यूक्लिएट एंड द सेल्स ऑफ द डायटम्स आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब कि डायटम के सेल में उनके न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम होंगे, हर एक क्रोमोसोम जोड़े में होगा। जनरली जो एल्गी है वो हैप्लॉयड होती है। अधिकतर केसेस में आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी दे आर हैप्लॉयड, लेकिन जो डायटम ग्रुप होता है बैसिलेरियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं दे आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। विदाउट एनी एक्सेप्शन डायटम्स आर डिप्लॉयड। और इसमें अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के केस में यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ये 2 इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल होते हैं। इसके अलावा ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं।
पिगमेंट में फ्यूकोजैंथिन जो होता है ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है और डायटम में भी पाया जाता है। फिर डायटम के नाम पर जो है डायटोजैंथिन, डायटम है ना, तो जो डायटम में जैंथिन पाया गया डायटोजैंथिन। फिर डायडिनोजैंथिन, तो ये 3 इंपॉर्टेंट जैंथोफिल पिगमेंट हो गए, फ्यूकोजैंथिन, डायटोजैंथिन एंड डायडिनोजैंथिन। ये तीनों जो जैंथोफिल्स होते हैं ये डायटम में पाए जाते हैं। और ये जो जैंथोफिल्स होते हैं बेसिकली दे आर एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं। जितना भी फोटोसिंथेसिस होगा वो केवल क्लोरोफिल ए की वजह से होता है। और बाकी जो क्लोरोफिल्स या जैंथोफिल्स या कैरोटिनॉइड्स या फाइकोबिलिसोम्स होते हैं ये सब के सब सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देंगे और वहीं से जो है लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट करने वाला जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है और बाकी सारे पिगमेंट जो है सहायक पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट के बेसिस पर डायटम्स को भी जो है हम देखें तो इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट फ्यूकोजैंथिन, डायटोजैंथिन और डायडिनोजैंथिन, ये 3 जैंथोफिल्स पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल डायटम्स के केस में ऑयल और क्राइसोलैमिनेरिन, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये पाए जाते हैं। क्राइसोलैमिनेरिन कार्बोहाइड्रेट होता है और ऑयल आप लोग जानते हैं लिपिड। फिर सेल्स के अंदर मोटिलिटी भी होती है। जनरली डायटम्स में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो मोटिलिटी यानी मूवमेंट होता है डायटम की सेल में, खासतौर पे जो बेंथिक डायटम्स, बेंथिक मतलब पानी के अंदर, पानी के जो बॉटम होती है उसके ऊपर जो पत्थर पाए जाते हैं, बालू पाए जाते हैं, उसके तलहटी पर ये जो है म्यूसिलेज सिक्रीट करते हुए अपने पोर या राफे जो होते हैं ना, राफे स्ट्रक्चर जो हमने आपको दिखाया यहाँ पर, इस राफे के ये जो पोर आपको दिखाई ना, सेंट्रल नोड्यूल, पोरल नोड्यूल, तो इसी राफे के स्ट्राइसंस के थ्रू ये म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं और म्यूसिलेज सिक्रीट करके पीछे से म्यूसिलेज सिक्रीट करेंगे और म्यूसिलेज सिक्रीट करने की वजह से इनकी बॉडी जो है आगे की ओर ग्लाइड कर जाती है। तो म्यूसिलेज सिक्रीशन के द्वारा डायटम्स में मूवमेंट होता है। ये इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हुए डायटम्स के। और फिर आते हैं रिप्रोडक्शन में, तो जनरली जो डायटम्स हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के द्वारा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि जो डायटम का न्यूक्लियस होता है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। किस विभाजन के द्वारा? माइटोसिस के द्वारा। यानी कि 2 तरह के विभाजन आप लोगों ने पढ़े होंगे, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। एक होता है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। तो समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के द्वारा जो डायटम के न्यूक्लियाई हैं वो 2 अलग अलग, डायटम के जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और फिर हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर हम आप इमेज में आप देख सकते हैं कि ये डायटम की सेल है, एपिथीका, हाइपोथीका, बीच में न्यूक्लियस है। जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हो गई माइटोसिस के द्वारा। अब इसी दौरान क्या होता है कि जो एपिथीका और हाइपोथीका है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और हर एक न्यूक्लियस के नीचे प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होता है। और फिर क्या होता है कि जो एपिथीका रही है, एपिथीका के नीचे एक नई हाइपोथीका बन जाती है। जो यहाँ पर दिख रहा है एपिथीका जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इस एपिथीका के नीचे एक नई हाइपोथीका बन जाएगी। लेकिन जो पुरानी हाइपोथीका थी अब वो एपिथीका की तरह फंक्शन करेगी। अब उसके नीचे एक नई हाइपोथीका बन जाएगी, यानी एपिथीका एपिथीका ही रहेगी, लेकिन जो हाइपोथीका है वो एपिथीका की तरह बिहेव करेगी और उसके नीचे एक नया हाइपोथीका बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर में एपिथीका है, रेड कलर में हाइपोथीका है। न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने और ये देखिए जो पुरानी एपिथीका है उसके नीचे एक नई हाइपोथीका नॉर्मल जैसे बनती है बन गई। लेकिन जो नीचे वाली हाइपोथीका थी अब वो एपिथीका की तरह फंक्शन कर रही है और उसके नीचे एक उससे छोटी हाइपोथीका बन गई। यानी कि क्या हुआ कि जब डायटम में सेल डिवीजन हुआ तो 2 असमान सेल बने। असमान मतलब जिनका साइज अलग है। एक सेल का जो साइज है वो तो अपनी मदर सेल के जैसा ही है जिसमें कि एपिथीका प्रेजेंट था, लेकिन जो दूसरी सेल बनी यानी जिसमें हाइपोथीका एपिथीका की तरह बिहेव करती है वो सेल अपने मदर सेल से साइज में छोटी हो गई। ठीक, और इसी तरह ये कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन चलता रहता है। नतीजा क्या होता है कि हर एक सेल डिवीजन के बाद जो डायटम की डॉटर सेल बनती है वो सेल अपनी मदर सेल से साइज में छोटी होती चली जाती है। क्या होता है?
जो डायटम की डॉटर सेल है, यानी जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं, वो अपनी मदर सेल से साइज में लगातार हर एक सेल डिवीजन के बाद छोटी होती चली जाती है। ये बड़ा यूनिक कैरेक्टर है डायटम में कि हर एक सेल डिवीजन के बाद डायटम की जो डॉटर सेल्स हैं वो अपनी पेरेंटल सेल से साइज में छोटी होती चली जाती हैं। तो प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल्स ये डायटम्स में पाया जाता है। ठीक, तो अब ये डायटम के लिए एक समस्या होती है कि लगातार ये सेल डिवीजन हो जाएगा तो एक कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर ये फर्दर सेल डिवीजन करने में असमर्थ होगा, या सेल का साइज इतना छोटा हो जाएगा कि उसमें प्रोटोप्लाज्म या न्यूक्लियस नहीं रह पाएगा। तब उस कंडीशन में क्या करता है डायटम, अब डायटम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर ये बढ़ते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं डायटम में, जो जनरल रिप्रोडक्शन मेथड है बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के द्वारा ही जो है ये इनमें रिप्रोडक्शन होता है, अपनी संख्या ये बढ़ाते रहते हैं। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में या स्ट्रेस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जाड़े का समय, एल्गी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन कब होता है, जाड़े का समय। कब, जब जाड़े में फोटो पीरियड कम हो जाता है, सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, धूप बहुत कम निकलती है, तो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए पर्याप्त लाइट नहीं मिलती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जाड़े के समय में जो वाटर बॉडीज होती है उसमें पानी का बहाव कम हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि तब भी इनको दिक्कत होती है, या जो वाटर बॉडीज हैं वो बर्फ में कन्वर्ट होने लगती हैं तो भी पानी की मात्रा कम होती है। तो सर्दी में डायटम का अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है। इस सर्दी के सिचुएशन में कुछ डायटम्स क्या करते हैं कि ये थिक डॉर्मेंट स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर यानी कि अपने चारों ओर एक मोटा आवरण बना लेते हैं अपने सेल के चारों ओर, और इस थिक डॉर्मेंट स्पोर बना करके ये बॉटम में, वाटर बॉडीज के बॉटम में अपने आप को नीचे सेटल डाउन कर लेते हैं, नीचे बैठ जाते हैं स्पोर बना करके। और फिर ये इंतजार करते हैं कि फिर से गर्मी का मौसम आए या बारिश की ऋतु, बरसात की ऋतु आए। जब बारिश या गर्मी आती है, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है, दिन में धूप अच्छी खासी आने लगती है, तब ये फेवरेबल कंडीशन में ये अपने रेस्टिंग स्पोर से डायटम्स जर्मिनेट करके फिर से एक नया डायटम बनाते हैं। तो कुछ डायटम्स में रेस्टिंग स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन है, लेकिन इट इज अ मेथड ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन को टालने के लिए डायटम ने अपने आप को जो है कन्फाइन कर लिया। जैसे सर्दियों में हम लोग जल्दी घर से बाहर नहीं निकलते, अपने कमरे में पड़े रहते हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर बर्फ गिरती है तो वहां पर लोग अपने आप को घर में कन्फाइन कर लेते हैं, ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, और घर के अंदर ही जो है ईंधन इकट्ठा होता है, खाना पीने का राशन इकट्ठा कर लेते हैं 3-4 महीने के लिए, जब तक कि बर्फ गिरती है, और उसी से उनका काम चलता है। और फिर जब मौसम ठीक होता है, बर्फ पिघलती है, तो फिर से लोग बाहर जाके घूमना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही डायटम करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में रेस्टिंग स्पोर बना के नीचे पानी की तलहटी में बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो फिर अपने स्पोर जो आउटर वॉल है उसको डिसॉल्व करके ये फिर से बाहर निकल आते हैं। थर्ड मेथड जो है रिप्रोडक्शन का, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जोस्पोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑब्जोस्पोर के निर्माण के द्वारा इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।